इस कहानी में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से एक बाप अपने बच्चों को एक रेगिस्तान के बीहड़ में ले जाकर गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चे उसके बंदूक के नोक से तो बच जाते हैं, लेकिन ये जहाँ पे फंसे हैं ये बहुत ही खतरनाक बीहड़ है जो पल भर में आपकी जान ले सकती है। तो क्या ये दोनों इस बीहड़ से जिंदा निकल पाएंगे? ये जानने के लिए वीडियो पर बने रहें और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के एक शहर सिडनी से होती है और इस शहर के एक स्कूल में हम जेनी नाम के एक लड़की को देखते हैं और इसी स्कूल में इसका छोटा भाई भी पढ़ता है जिसका नाम जॉन है। वहीं हमें जेनी के डैड को भी दिखाया जाता है जो कि एक एम्प्लॉयर हैं और वो आज इन दोनों को यहाँ से लेकर जा रहा है। पूछने पर वो बताता है कि वो उन्हें कहीं पिकनिक पर घुमाने लेके जा रहा है क्योंकि वो काफी दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं। यहाँ जेनी अपने डैड को देखकर नोटिस करती है कि आज उसके डैड बदले बदले से लग रहे हैं और वो अपने गाड़ी में सीधा उन्हें रेगिस्तान के बीहड़ पर ले जाते हैं। पता नहीं उनके डैड को क्या हो गया था, वो गाड़ी को धीरे चलाते, कभी बंद करते, कभी फिर से धीरे चलाते, जिसे देखकर यही लग रहा था कि उनके डैड को बवासीर हो गया है। खैर उनके डैड यहाँ आगे बढ़ते हुए एक जगह पर अपनी गाड़ी रोक देता है और कहने लगता है कि आज हम यहीं पिकनिक मनाएंगे। इसके बाद उसका छोटा भाई जॉन गाड़ी से निकलकर दौड़ते हुए चला जाता है और दूर जाकर खेलने लगता है। वहीं हम जैनी को देखते हैं जो कि गाड़ी से सारे खाने का सामान निकालकर बाहर रख रही थी। इतने में उसकी नजर उसके डैड पर पड़ती है जो कि अपने ही बेटा जॉन को बंदूक से निशाना तान रहा था। अब ये देखकर जैनी दौड़ते हुए अपने भाई के पास जाता है और ये दोनों यहीं पत्थर के नीचे छुप जाते हैं। उसके डैड यहाँ पर उन पर फायरिंग किए जा रहे थे और ये देखकर हमें समझ आ जाता है कि इसके डैड थोड़ा नहीं बल्कि पूरा बदल चुके हैं। दरअसल वो काम कर करके पूरी तरह से पागल हो चुका था और इस वजह से वो अपने बॉस का सारा गुस्सा उन बच्चों पर उतारे जा रहा था। वो दोनों बच्चे यहाँ तो छुप जाते हैं जिससे और भी भड़क जाता है और गाड़ी से पेट्रोल निकालकर खुद की गाड़ी को आग लगा देता है और खुद को शूट कर लेता है। अब ये बच्चे यहाँ पूरी तरह से अकेले हो जाते हैं। इन्हें ये भी पता नहीं होता कि इन्हें जाना कहाँ है। ये उस बीहड़ में फंसे हुए हैं जहाँ बड़े बड़े सवाई भी ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाते। खैर इसके बाद ये अपने साथ लाए उस सामान उठाकर यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। जॉन को अब तक यही लग रहा था कि उनके डैड उनके साथ खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जॉन के पूछने पर जेनी उसे कुछ नहीं बताती और अब इन्हें चलते चलते रात हो जाती है। ये अपने साथ लाए हुए कैन फूड को खाकर यहीं सो जाते हैं और इसके बाद सवेरे उठकर फिर से वो चलने लगते हैं। चलते चलते काफी समय हो जाता है। यहाँ गर्मी भी झुलसा देने लायक थी और भूख भी इन्हें बहुत जोरों से लगी थी, इसलिए वो अपने साथ लाए हुए इस खाने को खाकर गुजारा कर लेते हैं। खैर ये दोनों आज की रात यहीं गुजार लेते हैं। सवेरे होते ही ये फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। काफी समय चलने के बाद भी जेनी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे जाना कहाँ है, इसलिए वो एक पहाड़ जैसी ऊंची जगह पर चढ़ती है और अपने चारों तरफ देखती है कि कहीं उसे आसपास लोग मिल जाए जिससे कि वो यहाँ से बाहर निकल पाए। उसे चारों तरफ रेत से भरी सुनसान बीहड़ नजर आती है जिसे देखकर वो काफी उदास हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी वो चलना नहीं छोड़ते और वो लगातार आगे बढ़ने लगते हैं। अब इनके पास लास्ट कैन फूड का डिब्बा बचा है और उसे भी ये खा लेते हैं। अब इनके पास खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और बिना खाना और पानी के ये ज्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे, लेकिन बिना परवाह किए ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं। ये चलते चलते काफी थक चुके थे। भूख और प्यास के मारे इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जॉन यहाँ चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन तब जेनी उसे अपने पीठ पर उठाकर चलने लगती है, लेकिन वो भी अभी एक बच्ची है। आखिर कब तक वो जॉन को अपने पीठ पर लाद कर चल पाएगी? वो काफी थक चुकी है। उसकी हिम्मत भी अब जवाब देने लगी है। वो जॉन से कहती है, जॉन तुम भी मेरे साथ चलते हुए आगे बढ़ो। लेकिन जॉन की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसकी आंख भी बंद होने लगा था, उसकी मुंह प्यास के मारे सिकुड़ने लगा था। तभी उसकी नजर दूर एक पेड़ पर पड़ती है जिसे देखकर जेनी कहती है, हमें उस पेड़ तक जाना होगा और हम वहाँ जाकर कुछ देर आराम करेंगे। ये दोनों वहाँ जैसे तैसे करके पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद वो देखते हैं यहाँ काफी मात्रा में पानी है जो कि पीने लायक है। वो ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं और दोनों जी भर कर पानी पीते हैं और उसमें नहाने लगते हैं। तभी अचानक जेनी की नजर ऊपर पेड़ पर पड़ती है जिसमें काफी सारे फल लगे हुए होते हैं, लेकिन वो सोचने लगती है कि ये फल शायद जहरीला हो सकता है। और इसके बाद उसकी नजर यहाँ बैठे पक्षी पर पड़ती है जो कि इस फल को खा रहे थे और अब वो दोनों बिना समय गंवाए उस फल को तोड़कर खाने लगते हैं और अब वो दोनों इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। अब यहाँ सोए हुए उन्हें रात हो जाती है। अगली सुबह जब ये सोकर उठते हैं तब वो देखते हैं कि यहाँ सारा पानी सूख चुका है और पेड़ पर जो फल लगे थे वो भी खत्म हो गया है। ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर एक रात में ऐसा क्या हो गया कि ये सारा चीज बिल्कुल खत्म हो चुका है। तब जॉन पूछता है कि आज हमें किस दिशा में जाना होगा। तब जेनी कहती है कि हमें किसी भी दिशा में नहीं जाना, बल्कि हमें यही मदद का इंतजार करना होगा और यही आराम करने लगते हैं। तभी हम यहाँ एक दूर खड़े इंसान को देखते हैं जो कि इनको देख चुका था और इनकी ओर चले आ रहा था। दरअसल वह इंसान और कोई नहीं बल्कि एक शिकारी था जो कि शिकार करते हुए इनकी तरफ आ पहुंचा था।
यहाँ वो शिकारी इनके पास आकर अपने भाषा में बात करने लगता है, लेकिन उनकी भाषा उनके पल्ले नहीं लगता। वो उन्हें कुछ भी जवाब नहीं देते। वो शिकारी भी इनकी भाषा नहीं समझ रहा था और इसलिए वो यहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी हम यहाँ देखते हैं कि जॉन उससे इशारा में बात करता है और वो जॉन के इशारे को समझ जाता है। दरअसल जॉन कह रहा था कि उन्हें पानी प्यास लगी है और अब इस इशारे को समझकर वो उस पेड़ के नीचे जाकर उनके लिए एक जगह से पानी निकालता है और उन्हें पीने के लिए कहता है। हैरिस कड़कती धूप और खतरनाक बिहड़ में इन्हें मदद करने वाला एक ही इंसान मिला था और वो उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहते थे और अब ये दोनों उनके साथ जाने का फैसला करते हैं और अब ये तीनों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। आगे बढ़ते हुए इनकी नजर रेगिस्तान में चल रहे इन ऊँटों पर पड़ती है। तभी इस शिकारी की नजर एक कंगारू पर पड़ता है और वो उसका शिकार करके उसका मीट बनाता है और उस मीट को ये तीनों बैठकर खाते हैं। इसके बाद ये तीनों मिलकर आपस में खेलने लगे। हालांकि वो उनके बात को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन वो उनके साथ बहुत खुश नजर आ रहा था। तभी यहाँ जॉन के हाथ में वो एक खिलौने देखता है जिसमें ब्रिटिश सरकार था और उसे देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है और उस खिलौने को फेंक देता है जिसने उसके परिवार को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। खैर यहाँ हम देखते हैं कि जॉन के पीठ पर छाले पड़ चुके थे जो कि धूप की वजह से थी। ये देखकर वो शिकारी उस जानवर का खून निकालकर उसे गर्म करता है और उसके पीठ में लगा देता है जिससे उसके जख्म ठीक हो सकते हैं और वो उसके लिए एक छतरी बनाता है जिससे वो धूप से बचे रहें। यहाँ वो लड़का अपने कबीले के बारे में उन्हें चित्र बनाकर समझाने लगा, लेकिन ये सब कोई मतलब का नहीं था क्योंकि ये सारी चीज इन दोनों के पल्ले ही नहीं पड़ रहे थे। खैर जैनी यहाँ जाकर एक पास के तालाब में नहाने लगता है। यहाँ हम उस शिकारी को देखते हैं जो अपने शिकार पर निकल पड़ता है। इसी बीच हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि आसपास के एरिया में किसी चीज को लेकर रिसर्च करने आए थे, लेकिन इन्हें उनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी और अब ये यहाँ से चलते हुए एक फार्म हाउस तक पहुंच जाते हैं। इस फार्म हाउस को देखकर जैनी बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि यहाँ कोई आदमी होगा जो कि उनकी मदद करेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे निराशा होती है। दरअसल ये फार्म हाउस काफी सालों से खाली पड़ा हुआ था और अब ये तीनों इस फार्म हाउस में रहने लगते हैं। यहाँ वो लड़का जॉन को अपने साथ लेकर शिकार पर निकल जाता है और एक भैंसे का शिकार करने लगता है। वो उसके साथ फाइटिंग करने लगता है और उसे पकड़कर पटक देता है। इसके बाद उसकी नजर इसी रेगिस्तान में कुछ लोगों पर पड़ती है जो कि यहाँ रहने वाले भैंसों को मारकर उसे गाड़ी में भर कर ले जा रहे थे। ये देखकर उस शिकारी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो चुपचाप उस फार्म हाउस की तरफ आ जाता है। यहाँ जेनी उससे बात करती है, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और यहाँ से चला जाता है और इसके बाद वो एक ऐसी जगह आकर लेट जाता है जहाँ पर बहुत सारे भैंसों की हड्डियां थी और उन हड्डियों को पीस कर वो अपने चेहरे पर लगाकर वहीं लेट जाता है। इसके बाद रात में जब वो घर आता है तो उसे देखकर जेनी काफी डर जाती है। वो जेनी के सामने नाचने लगता है। हो सकता है कि शायद वो जेनी को इम्प्रेस कर रहा था, लेकिन उसका कोई भी डांस ज्यादा कामगार नहीं था और इसके बाद वो सदमे में आकर खुदकुशी कर लेता है। इसके बाद जब सवेरे जेनी उसे खोजने लगती है, उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है जिसमें वो लड़का लटका हुआ था। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकलकर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आखिरकार वो एक सड़क तक पहुंच जाते हैं और यहाँ से थोड़ी दूर चलने के बाद इन्हें एक टाउन नजर आता है और यहाँ एक इंसान होता है जो कि उसकी मदद करता है। इसके बाद हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेनी बड़ी हो चुकी है और उसकी शादी भी हो चुकी है और वो यहीं फार्म हाउस पर आकर रहने लगती है। जेनी यहाँ उस लड़के को भी याद किया करती है, उसकी बातों को याद करती है। वो सोचती है कि अगर वो लड़का इन्हें नहीं मिलता तो वो इस रेगिस्तान में कहीं गुम हो जाते या फिर अपने जान से हाथ धो बैठते और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।